आज की कहानी है मैसूर के उस शेर की, सुल्तान फतेह अली टीपू की। एक ऐसा बादशाह जिसने अपनी छोटी सी रियासत के दम पर ताकतवर बरतानवी सल्तनत की बुनियादें हिलाकर रख दी थीं। यह सिर्फ एक हुक्मरान की दास्तान नहीं, बल्कि एक ऐसी चॉइस की कहानी है जिसने उन्हें मौत के बाद भी हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। फरवरी 1792 सिरंगापट्टनम का मैदान। तीसरी एंग्लो मैसूर जंग अपने अंजाम को पहुंच चुकी है। अंग्रेजों, निजाम और मराठों की मुत्तहिदा फौज ने सुल्तान को एक इंतहाई जिल्लत आमेज मुआहदे पर मजबूर कर दिया है। आधी सल्तनत छिन गई, लाखों रुपए तावाने जंग अदा करना है, लेकिन सबसे दिल चीर देने वाली शर्त यह थी कि जब तक तावान अदा नहीं होता, सुल्तान को अपने 2 मासूम कमसन बेटों को दुश्मन यानी अंग्रेजों के हवाले करना होगा। जी हाँ, इसे तारीख की सबसे बड़ी किडनैपिंग फॉर रैंसम कहा जाता है। जरा तसव्वुर कीजिए इस मंजर का। वो मासूम बच्चे जिन्हें शायद ठीक से मालूम भी नहीं था कि उनके साथ क्या हो रहा है, दुश्मन के कैंप की तरफ जा रहे थे। और उनका बाप, जो मैदान जंग में शेर की तरह धाड़ता था, आज खामोशी से अपने जिगर के टुकड़ों को खुद दुश्मन के हवाले कर रहा था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों? अंग्रेज इस एक शख्स से इतना खौफजदा क्यों थे कि उसे झुकाने के लिए उन्होंने जंग के सारे उसूल, सारी अखलाकियात भुला दी? कौन था ये शख्स जिसका नाम सुनकर बरतानवी सल्तनत कांप उठती थी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा, 18वीं सदी के हिंदुस्तान में, जहां एक नई ताकत मैसूर उभर रही थी। देखें, 18वीं सदी का हिंदुस्तान एक ऐसे घर जैसा था जिसकी दीवारें गिर रही थीं। मुगल सल्तनत, जो कभी सुपर पावर थी, अब बस नाम की रह गई थी। दिल्ली के तख्त पर कठपुतली बादशाह बैठे थे और पूरे मुल्क में एक पावर वैक्यूम था, एक खला। और इस खला को कौन भर रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी। ये लोग ताजिर बनकर आए थे, लेकिन अब इनके हाथों में तलवारें थी और ये एक सैलाब की तरह पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करते जा रहे थे। लेकिन जनूबी हिंदुस्तान के घने जंगलों में एक चट्टान खड़ी थी, मैसूर। और इस रियासत पर कोई शाही खानदान नहीं, बल्कि एक आम सिपाही हुकूमत करता था, नवाब हैदर अली। वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके पास एक ऐसा शातिर दिमाग था जो बड़े बड़े जर्नेलों का मात दे देता था। उन्होंने मैसूर की फौज को एक जबरदस्त जंगी मशीन में बदल दिया था, और वो बहुत पहले समझ गए थे कि हिंदुस्तान का असल दुश्मन कोई पड़ोसी राजा नहीं, बल्कि समंदर पार से आए ये गोरे हैं। हैदर अली जानते थे कि उन्हें एक ऐसा वारिस चाहिए जो उनसे भी ज्यादा मजबूत, होशियार और जदीद सोच का मालिक हो। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे फतेह अली टीपू को महल की आसाइशों में नहीं, बल्कि धूप, धूल और बारूद की बू में पाला। सिर्फ 15 साल की उम्र में टीपू अपने वालिद के साथ मैदान जंग में खड़े थे, जहां हर लम्हा मौत का सामना था। लेकिन टीपू को सिर्फ तलवार चलाना नहीं सिखाया गया था। वो अरबी, फारसी, कन्नड़ और हैरान अंगेज तौर पर फ्रेंच जुबान भी रवानी से बोलते थे, ताकि वो दुश्मन के दुश्मन यानी फ्रांसीसियों से बराह रास्त राब्ता कर सकें। उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी और नेपोलियन के दौर की जंगी हिकमत अमलियों का गहरा मुताला किया। वो 18वीं सदी में जी रहे थे, लेकिन उनका दिमाग 20वीं सदी का था। और इसका नतीजा 1769 में सिर्फ 17 साल की उम्र में टीपू ने अंग्रेजों को ऐसी शिकस्त दी कि उन्हें मद्रास के किले में छुपना पड़ा और तारीख में पहली बार एक हिंदुस्तानी हुक्मरान के सामने झुककर अमन की भीख मांगनी पड़ी। लेकिन टीपू की असल ताकत तलवार नहीं थी। उनकी असल ताकत एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए थे। एक ऐसा हथियार जिसने जंग का नक्शा ही बदल कर रख दिया था। हम बात कर रहे हैं मिज़ोरी रॉकेट्स की। ये दुनिया के पहले जदीद, मोहलिक और साइंसी तौर पर डिजाइन किए गए फौजी रॉकेट्स थे। ये कोई जादू टोना नहीं था, ये खालिस साइंस और इंजीनियरिंग का कमाल था। अच्छा, टीपू से पहले रॉकेट कैसे बनते थे? बांस या कागज में बारूद भरकर। इनका मसला यह था कि बारूद के धमाके से केसिंग खुद भी फट जाती, जिससे प्रेशर जाया हो जाता और रेंज बहुत कम होती। लेकिन टीपू का जहन एक साइंसदान का था। उन्होंने एक इनकलाबी काम किया, बांस की जगह नरम लोहे का इस्तेमाल किया। इस एक तब्दीली ने सब कुछ बदल दिया। लोहे की वजह से अंदर इतना ज्यादा प्रेशर बनता था कि रॉकेट 2 किलोमीटर दूर तक मार करता था। ये इस दौर की क्रूज मिसाइलें थीं, और ये किसी के पास नहीं थीं। और ये कोई 1-2 रॉकेट नहीं थे। टीपू ने कशून नाम की एक खुसूसी रॉकेट फोर्स बनाई थी, जिसमें 5000 से ज्यादा तरबियत याफ्ता सिपाही थे। जरा सोचिए, जब ये 5000 लोग एक साथ आसमान में आग के गोले दागते होंगे, तो दुश्मन पर क्या क़यामत गुजरती होगी। अंग्रेज फौजी अपनी डायरियों में लिखते हैं कि वो इन रॉकेट्स को उड़ने वाली वबा कहते थे। इनका नफ्सियाती असर बहुत ज्यादा था। जब ये रॉकेट दुश्मन की सफ़ों में गिरते तो ज़मीन से टकराकर सांप की तरह बल खाते हुए आगे बढ़ते और जो भी रास्ते में आता उसकी टांगें काटते चले जाते। ये एक खौफनाक मंजर था।
तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, जिस शख्स के पास इतनी जदीद टेक्नोलॉजी थी, जो आसमान से आग बरसाने की ताकत रखता था, वो आखिरकार जंग हार कैसे गया? इसका जवाब दुश्मन की फौज या टेक्नोलॉजी में नहीं है। इसका जवाब अपने ही घर में आस्तीन में छुपे सांपों में है। इसका जवाब पीठ में घोंपे गए खंजर में है। अंग्रेज ये समझ चुके थे कि मैदान जंग में उस शेर को हराना मुमकिन नहीं, लिहाजा नए गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्सली ने प्लान बी पर अमल शुरू किया। इसका फलसफा बड़ा सादा मगर शैतानी था। जो तलवार से नहीं डरता, उसे सोने से खरीदा जा सकता है। और बदकिस्मती से टीपू सुल्तान के करीब तरीन लोगों में ऐसे गद्दार मौजूद थे जो बिकने को तैयार थे। उनमें सरफहरिस्त था मीर साबिक, सुल्तान का वजीर आजम और सबसे भरोसेमंद मशीर। फिर था पूर्निया, वजीर खजाना, जिसने अहम मौक़ों पर फौज की तनख्वाहें और रसद रोक दी। और तीसरा था कमरुद्दीन, टीपू का अपना कज़न और एक अहम फौजी कमांडर, जिसने खून के रिश्ते को चंद सिक्कों के एवज बेच दिया। साजिश का जाल बुना जा चुका था। अब वक्त था आखिरी और फैसला कुन मार्के का, चौथी एंग्लो मैसूर जंग और सरिंगापट्टम का मुहासरा। 4 मई 1799 दोपहर का वक्त। अंग्रेजों ने तोपों से किले की दीवार में एक जगह शिगाफ डाल दिया। लेकिन ऐन इसी लम्हे जब अंग्रेज हमले के लिए तैयार थे, मीर सादिक दीवार पर मौजूद सिपाहियों के पास गया और कहा, तुम लोग थक गए हो, नीचे जाओ, आज तनख्वाहें तकसीम हो रही हैं, जाकर अपने पैसे वसूल कर लो। जैसे ही दीवार दिफा से खाली हुई, अंग्रेज फौज सैलाब की तरह इस शिगाफ से अंदर दाखिल हो गई। जो किला महीनों से नाकाबिले तस्खीर था, वो सिर्फ 10 मिनट में फतेह हो गया। टीपू सुल्तान को जैसे ही गद्दारी की खबर मिली, वो अपनी तलवार लेकर मैदान की तरफ भागे। वो जानते थे कि सब खत्म हो चुका है, लेकिन उन्होंने भागने से इनकार कर दिया। वो एक शेर की तरह लड़े। लड़ते लड़ते वो किले के एक दरवाजे के पास शदीद जख्मी होकर गिर पड़े। उनका वफादार खादिम राजा खान रोते हुए उनसे इल्तिजा करने लगा, सुल्तान, खुदा के लिए दुश्मन को बता दें कि आप कौन हैं। वो आपको कैदी बना लेंगे, लेकिन आपकी जान बच जाएगी। एक तरफ गुलामी की जिंदगी थी और दूसरी तरफ आज़ादी की मौत। टीपू सुल्तान ने खून में लथपथ चेहरे के साथ अपने खादिम को देखा और वो तारीखी जुमला कहा जो आज भी हर गैरतमंद इंसान का असूल है, गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। टीपू सुल्तान शहीद हो गए, लेकिन वो अपने पीछे एक ऐसी मिरास छोड़ गए जिसे अंग्रेज कभी मिटा ना सके। उनके शेर की धाड़ आज भी वक्त की राहदारियों में गूंजती है। सरिंगापट्टनम की फतह के बाद अंग्रेजों ने सबसे पहला काम ये किया कि टीपू की रॉकेट लेबोरेटरियों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने 600 से ज्यादा रॉकेट और तमाम दस्तावेजात बरतानिया भेज दी। वहां विलियम कॉन्ग्र्यू नामी एक साइंसदान ने इन रॉकेट्स को रिवर्स इंजीनियर किया और कॉन्ग्री रॉकेट्स बनाए। यही रॉकेट बाद में नेपोलियन के खिलाफ और फिर 1812 में अमेरिका के खिलाफ जंग में इस्तेमाल हुए। आज की जदीद रॉकेट और मिसाइल टेक्नोलॉजी की बुनियाद मैसूर के इसी बादशाह ने रखी थी। यहां तक कि अमेरिकी खलाई इदारा नासा के हेडक्वार्टर में भी टीपू सुल्तान की फौज की रॉकेट बरसाते एक पेंटिंग लगी हुई है। टीपू ने जिंदगी का सिर्फ एक दिन चुना, लेकिन वो एक दिन आज तक जिंदा है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कौमें वसाइल से नहीं, गैरत और नजरिए से जिंदा रहती हैं। तो फैसला हर दौर में यही होता है, गीदड़ की 100 साला जिंदगी या शेर का वो एक मुश्किल मगर बावकार दिन।